नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी लाडली बहना कहानी लेकर आई है नया रिश्ता का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है और नया रिश्ता कहानी शुरू करते हैं। उनकी पूरी बात सुने बिना ही मैं चीख पड़ी। क्या केवल बिरादरी और संपन्नता को ही मेरे विवाह के लिए मापदंड बना रखा है? आपकी बेटी की खुशी का कोई मोल नहीं है। ठीक है, जहाँ आपकी खुशी हो वहीं ढकेल दीजिए अपनी बेटी को। अपने आंसू पहुँचते हुए मैं अंदर कमरे में पलंग पर औंधी होकर पड़ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मन में पीड़ा थी। पत्नी बनने का ख्वाब पीछे रह गया। पहले बच्चों को देखभाल करने वाली माँ अर्थात केयर टेकर का किरदार निभाना होगा। किसी को अब क्या दोष देती, शायद मेरी नियति यही है। विवाह संपन्न हो गया। विदा होकर ससुराल आ गई। राजेश के दोनों बच्चे प्यारे थे, बेटा श्रेयस और मेरा स्नेह पाकर बहुत खुश था। जल्दी ही मुझ में घुल मिल गया, लेकिन बेटी परी मुझसे दूरी बनाकर रहती थी। उसने किसी से सुन लिया था कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। वह अपनी माँ जैसा प्यार, उन जैसी देखभाल नहीं करती। परी मुझसे हर समय नाराज़गी से ही बात करती थी। मेरे हर काम में दोष निकालती। नाश्ते में दलिया क्यों बनाया, मुझे नहीं खाना, या लंच में छोले क्यों बनाए, इस तरह से अपनी नाराज़गी जताती थी। धीरे धीरे मैंने अपनी सासू जी से परी की पसंद नापसंद, उसकी खुशी का डिटेल लिया और उसी के हिसाब से अपने को ढालने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे परी प्यार पाकर मेरे नज़दीक आने लगी। हम दोनों बच्चे मुझसे हिलमिल गए। कुछ दिन गुजरे, तब एक दिन राजेश ने मुझसे बताया कि श्रेयस को जन्म के 1 साल बाद उन्होंने नसबंदी करवा ली थी, क्योंकि उसकी पत्नी जया परिवार नियोजन के पक्ष में थी और केवल 2 बच्चे चाहती थी। यह सुनकर एक बार फिर मुझे धक्का लगा। मेरी किस्मत में मातृत्व का सुख भी नहीं है। हर स्त्री विवाह के बाद माँ बनना चाहती, अपनी खुद की संतान चाहती है। इसी में उसकी पूर्णता है। मेरी नीयत इतनी कठोर क्यों हो गई? कितने आघात सहूँगी मैं। पहले अमन का साथ छूटा, फिर विधुर से विवाह हुआ, पत्नी से पहले माँ का दर्जा मिल गया और अपनी संतान से भी वंचित रह गई। कुछ दिनों तक मेरा व्यवहार बहुत उखड़ा हुआ रहा, लेकिन फिर मैंने अपने भाग्य से समझौता कर लिया। 1-2 बार मेरी माँ ने अपने बच्चे को जन्म देने के बारे में चर्चा भी की, पर मैंने यह कहकर टाल दिया कि श्रेयस और परी भी तो अपने ही बच्चे हैं। क्या कहती उनसे? यदि सच बताती तो शायद उनको भी उतना ही दुख होता जितना मुझे हुआ था। राजेश की माताजी मेरे स्वभाव से बहुत खुश हुई। वे दिल की मरीज़ थीं और एक बार फिर दिल का दौरा पड़ ही चुका था। उनके साथ बहुत सावधानी बरतनी थी। खाने से लेकर उनकी दवाइयाँ, उनका घूमना फिरना, सभी बातों का ध्यान मुझे रखना पड़ता था। एक बार फिर नियति मेरे साथ निष्ठुर हो गई। अचानक राजेश घबराए हुए घर आए और बताया कि उनके बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है। सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स और जमा पूंजी सभी तो चला गया, फिर भी कर्ज बना हुआ है। मैंने उन्हें धीरज बंधाया, कोई रास्ता निकालेंगे। माताजी ने जब यह सुना तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो चल बसी। राजेश बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती, किंतु हम दोनों ही जानते थे कि कोरी सांत्वना से समस्या का हल नहीं निकलेगा। हालात डे टू डे खराब होते जा रहे थे। लोग फ़ोन पर पैसों का तकाजा करना शुरू कर रहे थे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब भी तकदीर मेरे खिलाफ चल रही थी। जिंदगी का एक और झटका लगा। राजेश ने परिस्थिति के आगे हथियार डाल दिए और लोगों के तकाजों से तंग आकर सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने दोनों बच्चों और मेरे बारे में सोचा भी नहीं। कैसी परिस्थिति का मुकाबला करेंगे? हम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी संभाल लेते। क्या करूं, कैसे करूं? उस समय भाग्य ने पहली बार मुझे सहारा दिया। जिस इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी, वहाँ की प्रिंसिपल मुझे पहचानती थी। उनसे मिलकर मैंने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा टीचर के पद पर अपॉइंट कर लेते हैं। मुझे उन्हें पूरी सहानुभूति थी। मुझे बीएड करने का लाभ मिल गया, जिंदगी को भी कुछ राहत मिली। अपने बड़े बंगले को बेचकर मैंने 2 बेडरूम का फ्लैट किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगी। दीवार घड़ी ने
घंटे बजाकर भोर के 5 बजने की सूचना दी। सारी रात विगत को याद करके आंखों में ही काट दी। दिन भर मेरे छोटे मोटे काम में व्यस्त रही। आज कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। बड़ी बेचैनी हो रही थी मन में, शायद यह सोचकर कि श्रेयस के चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। हवाई अड्डे के लिए टैक्सी बुक करा ली। मैं भी तैयार होकर उसके साथ चलने के लिए। मेरी तैयारी देखकर श्रेयस बोला, मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? यहीं से बाय बाय कर दो मुझे। वहाँ से लौटकर घर में अकेले बहुत बुरा लगेगा आपको। लेकिन मैं रुकने वाली नहीं थी। ज़िंदगी की इतनी बाधाएं पार कर आई हूँ तो अकेलेपन के कष्ट को भी झेल लूँगी। कि मुझे मालूम है एयरपोर्ट जाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं दिया जाएगा। फिर भी मन था कि एंट्री गेट तक तो इसे छोड़ ही सकती हूँ। समय से टैक्सी आ गई। जैसे जैसे श्रेयस के जाने का टाइम आ रहा था, मन में बहुत हलचल हो रही थी। एयरपोर्ट पहुंचकर श्रेयस ने टैक्सी का सामान उतारा और सामान की ट्रॉली लाने के लिए चला गया। कैसी हो बिनी? आवाज़ सुनते ही मैं चौंक पड़ी। मुड़कर देखा, अमन खड़े थे। उनके साथ एक 17-18 साल की लड़की भी थी। मैं ठीक हूँ, मैंने उत्तर दिया। कहाँ जा रही हो? उन्होंने पूछा। मैं नहीं, मेरा बेटा यूएसए जा रहा है 2 साल के लिए। एक सांस में मैंने पूरा बात कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अमन से पूछा। मैं नहीं, सिया जा रही है। तुम्हारी बेटी है? मैंने प्रश्नवाचक नज़रों से देखा। बेटी ही समझो, कुछ रुक कर बोला। दीपा की बेटी है। करीब 10 साल पहले दीपा और उसके पति का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। बाई रोड जयपुर जा रहे थे। एक यही बेटी थी उनकी। उनके निधन के बाद मैं इसे अपने साथ ले आया। अमन ने मुझे बताया। मैं उनके बहन बहनोई के निधन पर खेद प्रकट कर रही थी। अमन ने सिया से मेरा पर्चा करवाया। ये भी यूएसए जा रही है। हार्वर्ड में एडमिशन मिला है, आगे पढ़ना चाहती है। इस बीच श्रेयस ट्रॉली ले आया और सामने सामान रखने लगा। मैंने अमन से उसका पर्चा करवाया। सिया भी ट्रॉली लेकर आई और श्रेयस और सिया ने आपस में एक दूसरे को फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया और विदेश जाने का अपना अपना मकसद भी बताया। करीब 15-20 मिनट वहाँ हम खड़े रहे। मैंने लक्ष्य किया कि इतने समय में ही दोनों बहुत फॉर्मल हो चुके थे। श्रेयस बॉस्टन जा रहा था और वह हार्वर्ड में। इन दोनों का मिलना जुलना आसान था। दोनों हाथ हिलाकर बाय करके अंदर एंटर कर गए। मेरी आंखें भर आईं। अमन ने धीरज बंधाना चाहा। देखो, हम तो ज़िंदगी के किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। बस अब बच्चों का फ्यूचर है, इसमें हमारे जीवन की सार्थकता है। लौटने के लिए कैब बुक करवाना चाह रही थी, किंतु अमन बोले, मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूँगा। पहले की तरह सकुचाते हुए मैंने अपने कैब में चली जाऊंगी। अमन ने भी अपनी उसी पुरानी अंदाज में साथ चलने के लिए मुझे राजी कर लिया जो रास्ते में था। एक प्याला कॉफ़ी पी जाए और हम दोनों कैफ़े में जाकर बैठ गए। वही पुरानी यादें आ गई थी। कॉफ़ी पीते हुए, तुम्हारी पत्नी नहीं है एयरपोर्ट? अमन मुस्कुरा कर बोले, पत्नी होती तो आती। मैंने सवालिया नज़र से उसकी ओर देखा। वे मेरी उत्सुकता समझ गए और मैंने शादी नहीं की। श्रेयस का घर आकर बहुत अकेलापन लग रहा था। एक बार फिर से पुरानी यादें आ गई थी। माँ पापा ने एक संपन्न परिवार से मैं पहुँचाया था मुझे, पर क्या सुख मिला। मैंने अपनी जिद के आगे मैं मजबूर थी। आज अमन के पास क्या नहीं है? अपना फ्लैट, गाड़ी, बंगला, यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन। यही सोचते सोचते नींद आ गई। श्रेयस का फ़ोन आता रहता। बहुत खुश है वहाँ पर, बस मेरी चिंता करता है। उसे गए 8 महीने हो गए। एक दिन उसने बताया कि सिया से उसकी मुलाकात होती रहती है। बहुत अच्छी और समझदार है वो। 2-3 मिनट तक वह उसी के गुण गाता रहा। मैं उसके बात समझ गई थी। फिर उसने सीधे ही अपने मन की बात कह दी, मम्मी मैं सिया से शादी करना चाहता हूँ। मैंने आश्वासन दिया कि उसके इस प्रपोज़ल में मैं विचार करूँगी। सोचती रही, कहानी अपनी आपको फिर से दोहरा रही, परंतु मैं इस कहानी का रुख मोड़ दूँगी। जहाँ श्रेयस खुश है मैं उसी में अपनी खुशी ढूंढूँगी। यही निश्चय किया मैंने। शाम को एक एक कर अमन का फ़ोन आया। वे मुझसे मिलना चाहते थे। घर आकर सबसे पहले उन्होंने कॉफ़ी की फरमाइश की। कॉफ़ी पीते हुए बोले, आज मैं एक विशेष मकसद से आया हूँ बिनी।
मैंने प्रश्न भरी नज़रों से देखा, क्या तुम सिया का रिश्ता श्रेयस के लिए स्वीकार करोगे? उन्होंने मुझसे सीधे ही पूछ लिया था। सिया का फ़ोन आया था। वह श्रेयस को बहुत चाहती है, या यूँ कहो कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। प्रसन्नता से मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। मैंने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। अमन बहुत खुश थे। बोले, हमारा रिश्ता पहले तो नहीं बन पाया, पर अब दूसरी मुलाकात में हम दोस्त बन गए और अब एक नया रिश्ता हम दोनों के बीच बन गया। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चटपटी कहानियाँ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहेगी। धन्यवाद।